हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है और क्या होती है बिंदु त्रुटियां या पॉइंट डिफेक्ट, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेकर चलेंगे। बात हो रहा है ठोसों में अपूर्णताएं। अपूर्णताएं का मतलब हो गया कमी। इसका मतलब क्या है कि ठोस वास्तव में उसके अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय में। लेकिन हम लोग एक पढ़े हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसका कण क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। यहां अव्यवस्थित का मतलब है कुछ इस प्रकार, कैसा कि मान लीजिए कण क्या है, नियमित क्रम में होना चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी कारण से क्या हो, एक आध कण इस प्रकार यहां पे कहीं दूसरे जगह चला जाए, यानी व्यवस्था क्या हो गई, यहां पे बदल गई। ये बीच में क्या है, गैप मिल गया। यही जो गैपिंग मिल रहा है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये त्रुटि या कह सकते हैं अपूर्णता हो सकता है। कुल मिला के अनियमित व्यवस्था की बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस गैपिंग के जगह क्या है, कुछ नए प्रकार का कुछ आ जाए कण। ये अलग कण है, ये अलग कण है, तो ये क्या है, अपूर्णता या त्रुटि है। अब हम समझेंगे कि वास्तव में ठोसों में अपूर्णताएं या कमियां क्यों होती हैं। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि ठोसों में अपूर्णताओं का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा, ठोसों में अपूर्णताओं का मुख्य कारण दो है। एक है कैसा, ताप। अगर देखा जाए ना तो 0 केल्विन ताप, याद रखिएगा 0 केल्विन है ना, ओके नहीं समझेंगे इसको। 0 केल्विन जो ताप होता है, या इसी को लिख सकते हैं क्या हम, -273 डिग्री सेल्सियस ताप। ध्यान रखिएगा, इस ताप को यहां पे परम शून्य ताप भी कहते हैं। इससे कम ताप क्या है, संभव नहीं है। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इस ताप पर क्या होते हैं, पूर्णतः आदर्श क्रिस्टल होते हैं। आदर्श क्रिस्टल का मतलब उसके अवयवी कण क्या होंगे, पूरी तरह से नियमित व्यवस्थित होते हैं। कोई भी कण क्या होगा, अपने जगह से हटा हुआ नहीं होता है। जैसे हमने कहा यहां से हट गया हुआ था, कोई भी कण क्या अपने जगह से नहीं हटा होता है, पूर्णतः आदर्श क्रिस्टल होता है। पर क्या देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अणुओं की बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। वैसे भी आप सुने हैं कि जैसे जैसे ताप होगा तो अणुओं में प्रसार होता है, और अणुओं में प्रसार होने के कारण देखा गया है कि जो इनकी नियमित व्यवस्था थी, वो व्यवस्थाएं क्या होती है, बदलती है। तो पहला ठोसों में अपूर्णताओं का जो मुख्य कारण है वो क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ताप है। यानी 0 केल्विन, या फिर कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर जो होता है, कोई भी पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की जो होती है, कह सकते हैं या आदर्श क्रिस्टल जो होता है, वो क्या होता है, पूर्णतः आदर्श, मतलब आदर्श क्रिस्टल पूर्णतः आदर्श होता है। उसमें कोई भी अवयवी कण कह सकते हैं अनियमित या अव्यवस्थित नहीं होता है। दूसरा कारण, तो दूसरा कारण कहा जाता है अशुद्धियों की उपस्थिति। अब ये अशुद्धियों की उपस्थिति कारण कैसे हो गया, समझिए। मान लीजिए क्या है, अवयवी कण ऐसा व्यवस्थित है ये, और मान लीजिए इसमें क्या है, नमक के ही कण है। कैसे हैं, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है। अब इसी के बीच मान लीजिए क्या है, Na के जगह क्या आ गया, Ca आ गया। इस प्रकार अगर हम थोड़ा बड़ा बना के चल रहे हैं, दिक्कत हो रहा होगा। अगर मान लीजिए क्या है, Na का है, जैसे यहां पे Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसके जगह क्या है, यहां पे Cl- है, और यहां मान लीजिए Ca2+ आ गया, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे ये नया कण आ गया। ये नया कण वास्तव में क्या कहलाएगा, नमक में मिल गया, मतलब ये अशुद्धि हो गई। अशुद्धियों में उपस्थित कारण क्या होगी, इसकी नियमित जो ज्यामितीय संरचना थी बदल गई। मतलब Na के बाद Cl, Cl के बाद Na मिल रहा था, यहां Na मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है, Ca2+ मिल रहा है। इस Ca2+ के कारण क्या हो रहा है, यहां पे एक तरह से इसमें त्रुटि उत्पन्न हो रही है, अपूर्णता उत्पन्न हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा कारण क्या है, अशुद्धियों की उपस्थिति। कभी कभी क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में, सोना में क्या होता है, थोड़ा सा हम तांबा मिलाते हैं। तो अगर हमने तांबा मिलाया है ना, 22 कैरेट सोना, 23 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है, 23 कैरेट मतलब क्या, उसमें तांबा मिला हुआ है। तो तांबा वहां सोने में क्या हो गया, अशुद्धि हो गया। तो अशुद्धियों के कारण भी क्या होता है, ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ठोसों में अपूर्णताओं का जो कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपूर्णताएं होता है, वो क्या होता है, बिंदु त्रुटियां या पॉइंट डिफेक्ट्स। इसको हम बिंदु दोष भी कहते हैं।
है ना, इसको हम बिंदु दोष भी कहते हैं। क्या है बिंदु त्रुटियां, क्या है ये पॉइंट डिफेक्ट, आखिर ये बिंदु शब्द आया कहां से, इसको हमें क्या होगा समझना होगा। आप पिछला टॉपिक पढ़े होंगे ठोस अवस्था में, तो एक शब्द आया होगा जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। अब क्या है जालक बिंदु या क्या लैटिस पॉइंट, तो आप देख चुके थे। जैसे मान लीजिए क्या है, ये कोई क्रिस्टल है, ये घन वाला देखे होंगे आप लोग, सरल घनीय सेल। तो हमने कहा था कि किसी भी घनीय सेल में क्या है, अवयवी कण जिन स्थानों को ग्रहण करता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, जालक बिंदु कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कण यहां से क्या हो गया, जगह छोड़ के बगल में चला गया, सरक गया, यानी अपनी जालक बिंदु को कह सकते हैं छोड़ दिया, तो जो त्रुटि उत्पन्न होगा वास्तव में क्या होगा, वो बिंदु त्रुटियां या पॉइंट डिफेक्ट्स कहलाएगा। तो जालक बिंदु के आधार पे ही नाम पड़ा है क्या, बिंदु त्रुटियां। तो बिंदु त्रुटियां की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अन्य स्थानों पे चला जाता है, तो उत्पन्न त्रुटियां क्या कहलाती है, बिंदु त्रुटियां कहलाती है, पॉइंट डिफेक्ट्स कहलाता है। यानी वास्तव में कण यहां होना चाहिए था मान लीजिए, और यहां से क्या हो गया, सरक गया, जालक बिंदु से अपना स्थान छोड़ दिया, तब इस त्रुटि को क्या कहेंगे हम, बिंदु त्रुटियां। अब देखा जाए तो अलग अलग स्थितियों के हिसाब से क्या है, बिंदु त्रुटियां कई प्रकार की होंगी। अगर देखा जाए तो बिंदु त्रुटियों को क्या है, हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। जिसमें पहला जो पॉइंट डिफेक्ट्स वो क्या है, रस समीकरण त्रुटियां या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कह सकते हैं। दूसरा जो होगा अरस समीकरणमितीय त्रुटियां या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कह सकते हैं। और एक तीसरा होता है अशुद्धता त्रुटियां या इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, यानी बिंदु त्रुटियां मुख्य रूप से क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक रस समीकरणमितीय होता है, स्टाइकियोमेट्रिक होता है, दूसरा अरस समीकरणमितीय या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होता है, और तीसरा क्या होता है, अशुद्धता या इम्प्योरिटी होता है। अब अगर देखा जाए तो रस समीकरण त्रुटियों का भी हमको 2 प्रकार देखने को मिलेगा, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण दोनों कौन सा है, 2 है, कौन सा, शॉर्टकी त्रुटि और दूसरा क्या है, फ्रैंकल त्रुटि। ये 2 अति महत्वपूर्ण है और इससे कई प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार अगर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या अरस समीकरणमितियों में भी देखें तो इसमें भी हमको 2 प्रकार की त्रुटि देखने को मिलेगा। इसमें एक मिलेगा कौन सा, ऋण आयन रिक्तियां, और दूसरा क्या मिलेगा, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन। इसी प्रकार देखा जाए तो अशुद्धता त्रुटियों के भी 2 प्रकार होंगे, एक उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि और दूसरा कैसा, आयनों में अशुद्धि। अब अगर देखा जाए तो एक एक हम चलेंगे क्या डिटेल विस्तृत रूप से, तो हमें मालूम पड़ेगा क्या है शॉर्ट की त्रुटि, क्या है फ्रैंकल त्रुटि और क्या है ये आयनों में अशुद्धि। ये सभी का हम डिटेल जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, पहला हम देखते हैं रस समीकरण त्रुटियां या स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां है क्या। ठीक है, यहां एक शब्द आया रस समीकरण मितीय, है ना, या स्टाइकियोमेट्रिक। अब ये रस समीकरण मितीय या स्टाइकियोमेट्रिक है क्या, जरा इसको समझते हैं। उससे पहले हमको समझना होगा क्या होता है रस समीकरण यौगिक या रस समीकरण मितीय यौगिक। बात वही है ना, रस समीकरण या रस समीकरण मितीय यौगिक क्या होता है, समझिए। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है रस समीकरण। अब जैसे अगर NaCl है अणु सूत्र, अगर इसके 100 अणु हैं तो सीधी सी बात है जब तोड़ेंगे हम तो क्या होगा, 100 Na प्लस आयन मिलेगा, 100 Cl माइनस मिलेगा। अब अगर यहां अनुपात निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 100 अनुपात 100 मिलेगा, या इसी को हम 1 अनुपात 1 कहेंगे। अणु सूत्र भी वही बता दे रहा है, क्या NaCl का अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 1 होगा। अगर इसके 100 अणु टूटने से अगर 100 Na प्लस आयन मिल रहा है और 100 Cl माइनस आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये यौगिक बिल्कुल पंक्चुअल है, इक्वल है, यानी जैसा इसका अणु सूत्र कह रहा है उसी के हिसाब से क्या इसमें आयन उपस्थित है। तो रस समीकरण मितीय का मतलब कि यौगिक का अणु सूत्र जो हो उसी के अनुसार अगर उसका अवयवी कण, चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो अथवा आयन हो, अगर उपस्थित हो। अभी जब आगे पढ़ेंगे ना अरस समीकरण मितीय यौगिक, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा, इन दोनों में अंतर में समझ में आएगा क्या है रस समीकरण और क्या है अरस समीकरण मितीय। तो रस समीकरण मितीय यौगिक किसे कहेंगे हम, सीधी सी बात है कि वह यौगिक जिसमें क्या है अणु सूत्र के अनुसार उसके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण यौगिक या रस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं।
मैं फिर से बोल रहा हूं, वह यौगिक जो कि जिसमें क्या होता है, अणु सूत्र के अनुसार उसके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय यौगिक, रस समीकरण यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे कहां, एक एक त्रुटियों की ओर। अब देखिए क्या होता है ना, इसी रस समीकरण यौगिक में अगर कोई त्रुटि उत्पन्न होगा तब उसे कहेंगे हम क्या, रस समीकरण मितीय त्रुटियां या स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। चलिए देखते हैं एक एक को, ये क्या है त्रुटियां। दोस्तों यहां पे एक चित्र को देखिए, फिर हम त्रुटि की ओर चलेंगे, क्योंकि इसी से सारी त्रुटियां हमको समझ में आएगा। यहां पे हमने क्या किया है, क्रिस्टल जालक बनाए। क्रिस्टल जालक, ये ध्यान रखिएगा सारे जालक बिंदु हैं। मान लेते हैं इसमें ए बी प्रकार का आयन है, ये कैसा है, ए प्लस है, ये बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, ए के नीचे क्या है, बी माइनस, ए से नहीं जुड़ेगा, बी से बी नहीं जुड़ेगा, ये कैसा है, ए प्लस है। इस प्रकार देखें आप, इसमें सारे जालक बिंदु में क्या है, सभी अवयवी कण पूर्णतः क्या है, व्यवस्थित हैं। एक भी इसका आयन जो है, चाहे ए आयन हो चाहे बी आयन हो, एक भी अपना स्थान क्या है, छोड़ा नहीं है। ये पूर्णतः कह सकते हैं व्यवस्थित है। ये जो क्रिस्टल होगा ना, वास्तव में यही क्या क्रिस्टल कहलाएगा, यही कहलाएगा आदर्श क्रिस्टल, क्योंकि इसका अवयवी कण क्या होता है, नियमित रूप से व्यवस्थित है। इसीलिए क्या कहेंगे, इसको हम आदर्श या आइडियल क्रिस्टल कहेंगे। अब हमको चलना है त्रुटि की ओर। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों में क्या है, हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट की त्रुटि पहला, दूसरा क्या है, फ्रैंकल त्रुटि। चलते हैं किक को। अब यहां इस क्रिस्टल जालक को देखिए, ये आदर्श क्रिस्टल जालक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके दो जालक बिंदु खाली है। इस बिंदु पे क्या होना चाहिए था, ए प्लस होना चाहिए था बी के बगल में, और यहां पे क्या होना चाहिए, दोनों ए या तीनों ए के बगल में क्या होना चाहिए था, बी माइनस होना चाहिए था। यहां पे एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या कर दिया, अपना स्थान छोड़ दिया है। अगर क्रिस्टल जालक से, किसी भी क्रिस्टल जालक से क्या हो, एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या कर दे, अपना स्थान छोड़ दे, या फिर कह सकते हैं समान संख्या में धन आयन और समान संख्या में ऋण आयन क्या कर दे, अपना स्थान छोड़ दे, तो इसी उत्पन्न त्रुटि को हम कहते हैं कौन सा त्रुटि, तो इसे कहते हैं हम यहां पे शॉर्ट की त्रुटि। यही शॉर्ट की त्रुटि परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी क्रिस्टल जालक से एक धन आयन और एक ऋण आयन अथवा समान संख्या में धन आयन और समान संख्या में ऋण आयन अपना स्थान छोड़ दे, तो उत्पन्न त्रुटि क्या कहलाता है, शॉर्ट की त्रुटि कहलाता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो धन आयन और दो ऋण आयन, तो समान संख्या होना चाहिए, जितने धनायन यहां से हट रहे हैं उतना ही क्या है, ऋणायन भी हटना चाहिए, तब इस त्रुटि को हम क्या कहेंगे, यहां पे शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। इस पहले चित्र को आप देखिए तो क्या दिख रहा होगा, इसमें ए प्लस की संख्या गिनेंगे तो क्या होगा, 8 है, बी माइनस की संख्या भी गिनेंगे तो क्या होगा, 8 है। अब इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 8:8 मिलेगा, या इसी को कह सकते हैं क्या, 1:1 में उपस्थित है। यानी यौगिक कैसा है, रस समीकरण मितीय या स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक है। यहां क्या हो गया, यहां अगर देखेंगे ना तो ए प्लस की संख्या मिलेगा 7 और बी माइनस की भी संख्या क्या मिलेगी, 7। देखिए त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी इन दोनों का क्या अनुपात, ये वही मिल रहा है, 1:1। यानी पहले रस समीकरण मितीय यौगिक था, अब त्रुटि उत्पन्न हो गया तो त्रुटि अनुपात होने के बाद भी क्या है, इसका अनुपात बदल नहीं रहा है। संख्या जरूर बदल गया, 8:8 था, यहाँ 7:7, लेकिन अगर मूल अनुपात देखे तो 1:1 ही मिल रहा है, सेम मिल रहा है। यानी त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी यौगिक कैसा है, स्टाइकियोमेट्रिक बना हुआ है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। तो पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रुटि होने के बाद भी ये शॉर्ट की त्रुटि होने के बाद भी ये कैसा है, स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक बना रहेगा। ठीक है, ये है कैसा, शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि का अगर उदाहरण देखें तो क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट की त्रुटि मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड में देखने को मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड में देखने को मिलता है, और इस सीजियम क्लोराइड, इस प्रकार के यौगिकों में क्या होता है, शॉर्ट की त्रुटि पाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें एक चीज और समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम कॉपी भर रहे होते हैं और गलती से क्या कर दिया, हमने लिख दिया जल्दीबाजी में। ये बता रहा हूं आपको उपाय क्या कर सकते हैं। अब गलती से हमने क्या किया, पूरा भर दिया।
रखना चाहिए था एक धनायन को खाली और कैसा एक ऋणायन को। शॉर्ट की त्रुटि हम बना रहे थे, तो ऐसे नहीं कि वहां काट के आगे बढ़ जाएंगे। तरीका इसका है, क्या करेंगे, हम एक स्थान को ब्लैक कर देंगे। यहाँ ए को ब्लैक कर दिया, किसी स्थान पे हम बी को ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक धनायन और एक ऋणायन का स्थान क्या है, बिल्कुल खाली है। तो ये त्रुटि क्या कहलाएगा, शॉर्ट की त्रुटि। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसी संबंधित ध्यान रखिएगा, 2-3 बातों को लेकर के हमको चलना होगा। एक तो इसकी प्रकृति को जानना आवश्यक है कि इसकी प्रकृति कैसा होगा। प्रकृति का मतलब देखिए, पहले a+ की संख्या 8 था, b- की संख्या 8 भी था। दोनों संख्या जब क्या होता है, बराबर होता है, तो कैसा क्रिस्टल जालक रहेगा, उदासीन बना रहेगा। यहाँ त्रुटि होने के बाद भी क्या है, देखिए अनुपात वही बन रहा है, यानी प्रकृति कैसा होगा, तो ये क्रिस्टल जालक कैसा, उदासीन बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट की त्रुटि से क्रिस्टल जालक कैसा होता है, उदासीन बना रहता है। दूसरी चीज इसमें जानना होगा कि घनत्व के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए घनत्व का मान वास्तव में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या घट रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट की त्रुटि से जो क्रिस्टल जालक का घनत्व है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। किसका घनत्व, क्रिस्टल जालक, इसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। और एक तीसरा हम बात करेंगे किसका, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग है ना, परावैद्युतांक, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, परावैद्युतांक के मान पर यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परावैद्युतांक का मान कब होता है, जब दो आयन क्या हो, एक दूसरे के नजदीक आए। अगर त्रुटि हो और उसमें अगर आयन मान लो नजदीक आ गया, a+ पास में आ गया, या b- क्या है, b- अगर पास में आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, परावैद्युतांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तो क्या है, दूरी बढ़ रही है, इसीलिए परावैद्युतांक के मान पर यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं होता है। ये क्या आपका शॉर्ट की त्रुटि। तो शॉर्ट की त्रुटि में क्या होगा, आपको परिभाषा देनी होगी, चित्र बनाने होंगे, ठीक है, और कम से कम उदाहरण देकर के 3 बिंदुओं का वर्णन करना होगा कि प्रकृति कैसा होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं कैसा, कि शॉर्ट की त्रुटि से क्रिस्टल जालक क्या होता है, उदासीन बना होता है, परंतु क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। साथ ही परावैद्युतांक के मान पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये था क्या, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि का पहला त्रुटि कौन सा, शॉर्ट की त्रुटि। चलिए दोस्तों, दूसरा हम समझते हैं क्या है फ्रेंकल त्रुटि। ये सामने क्या है, क्रिस्टल जालक बना हुआ है जो बिल्कुल क्या है, कोरा है। ठीक है, अब इसमें त्रुटि में क्या होता है जरा समझिए। ये ध्यान रखिएगा, जो खाली स्थान है ना, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, अंतराकाशीय रिक्तियां कहलाएगी। अब मान लीजिए क्रिस्टल जालक में वैसे कैसा, a+, b-, a+, b-, ठीक है, b-, a+। इस प्रकार देखेंगे तो आपको एक स्थान यहाँ पे क्या है, खाली दिखाई दे रहा होगा। किसका, A+ आयन का। अब ये कहां चला गया, ये कहीं गया नहीं होता है, इसी क्रिस्टल जालक में होगा। वो क्या किया, अपने जालक बिंदु को छोड़ा। और ध्यान रखिएगा, ये हमने क्या कहा, अंतराकाशीय स्थान है, ये धन आयन है और कैसा है, ऋणायन है। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच जो स्थान होता है क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय रिक्ति कहेंगे। ये क्या हुआ, धनायन अपना जालक बिंदु को छोड़ा और छोड़कर क्या होगा, कहीं दूसरे जगह पहुंच गया। इस प्रकार यहां पहुंच गया। यानी शॉर्ट की त्रुटि में क्या हो रहा था, धनायन ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर कहीं दूसरे जगह चले जा रहे थे। यहां पे क्रिस्टल जालक से कोई भी आयन बाहर नहीं जा रहा है, केवल क्या है कि धन आयन जो है अपना जालक बिंदु या अपना स्थान छोड़ करके धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने कहां चला गया, अंतराकाशीय रिक्तियों में चला गया। हमने इसका क्या नाम दिया, तो ये क्या है, अंतराकाशीय रिक्तियां। याद रखेंगे ना, ये वास्तव में क्या है, अंतराकाशीय रिक्तियां हैं। तो यहां चला गया। तो जब कोई क्रिस्टल जालक में क्या होगा, एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर या जालक बिंदु को छोड़कर के धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने अंतराकाशीय रिक्तियों में चला जाता है, तो उत्पन्न त्रुटि क्या कहलाता है, फ्रेंकल त्रुटि कहलाता है। अब इसकी अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या क्या आएगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसके अलावा क्या होगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, इन सभी यौगिकों में क्या देखा गया है, फ्रेंकल त्रुटि को देखा गया है। अब वही 3 बात करेंगे, कैसा, प्रकृति का। देखिए केवल जगह बदला है, अभी भी यहां A+ की संख्या कितनी है, 8 ही है, B- की संख्या भी 8 ही है। देखिए त्रुटि जरूर उत्पन्न हो गया, लेकिन अनुपात कितना मिला हमको, 1:1 ही मिलेगा, 8:8 या 1:1। यानी यौगिक कैसा है, स्टाइकियोमेट्रिक है, त्रुटि भी हो गया और स्टाइकियोमेट्रिक है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। अब जब दोनों की संख्या बराबर है तो हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कैसा रहेगा,
उदासीन रहेगा। घनत्व की बात करें तो घनत्व के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने आयन है उतने ही तो है ना, केवल जगह बदला है ना। द्रव्यमान भी उसका वही रहेगा, एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या भी वही रहेगा। पहले भी इस क्षेत्रफल में 8 था, अब भी इस क्षेत्रफल में क्या 8 है, तो घनत्व के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तीसरी हम किसका बात किए थे, परावैद्युतांक की। तो आप अनुभव करिए, जब ये धन आयन यहां चला आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए धन आयन बिल्कुल नजदीक आ रहा है, और जब समान आयन क्या होता है एक दूसरे के नजदीक आता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करना शुरू कर देता है। इसी प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहां परावैद्युतांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये क्या कह सकते हैं, किसकी, फ्रैंकल त्रुटि का। तो कह सकते हैं क्या कि फ्रैंकल त्रुटि से क्रिस्टल जालक उदासीन बना रहता है, घनत्व के मान पर कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु धन आयन के एक दूसरे के समीप चले आने कारण यहाँ परावैद्युतांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये दो प्रकार की त्रुटि थी किसकी, स्टाइकियोमेट्रिक में, क्या शॉर्ट की त्रुटि और कैसा, बिंदु त्रुटि। ये दो त्रुटियां आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज ध्यान देंगे, और यहाँ पे हमने जो दो प्रकार का त्रुटि पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा, शॉर्ट की तथा फ्रैंकल त्रुटि। याद रखिएगा इन दोनों को एक साथ आंतरिक त्रुटियां भी कहते हैं। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि आंतरिक त्रुटियां क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो वास्तव में शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि को हम क्या कहते हैं, आंतरिक त्रुटियां भी कहते हैं। अगर 4 या 5 नंबर में आएगा तो क्या करेंगे, हम आंतरिक त्रुटि का पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि को क्या कहते हैं, तो आंतरिक त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आप किधर, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां की ओर। चलिए देखते हैं क्या होता है अरस समीकरणमितीय त्रुटियां या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। अब त्रुटियों से पहले यहां हम समझेंगे क्या होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या रस समीकरणमितीय यौगिक, तब तो हम त्रुटियों को समझेंगे ना। पहले यौगिक को समझ ले क्या है, जैसे क्या हम पढ़े थे, स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक। समझिए, अब एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले रहे हैं, FeO ले रहे हैं। इससे समझेंगे क्या होता है नॉन की स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक। देखिए अणु सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पे Fe और ऑक्सीजन का अनुपात क्या मिलना चाहिए हमको, 1:1 मिलना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए इसके हम 100 अणु ले रहे हैं और अगर टूटता है तो क्या होगा, हमको 100 Fe2+ आयन मिलना चाहिए, और 100 क्या है, O2- आयन मिलना चाहिए। यानी हमको यहाँ 100:100 या 1:1 में क्या है, यौगिक मिलना चाहिए। पर वास्तव में क्या देखा गया है ना, कि यहाँ रेशियो ऐसा होता है, Fe 0.94O से Fe 0.84O। कहने का मतलब है कि यहां ऑक्सीजन के 100 अणु तो होंगे, लेकिन जो लोहा या Fe का कितना होगा, 84 से 94 परमाणु ही होंगे। यानी एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे Fe और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका कितना है, 84 है अनुपात 100, या फिर हो सकता है 85:100 ना, 94 तक कुछ भी हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो यह यौगिक अणु सूत्र के अनुसार सही नहीं है, सही अनुपात में क्या है, इसका अवयवीकरण नहीं है। तो ऐसे यौगिक जिनके अवयवी कण अणु सूत्र के अनुसार क्या होता है, एक सही अनुपात में नहीं होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक या अरस समीकरणमितीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, दोनों आयन का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा। किसके हिसाब से, अणु सूत्र के हिसाब से। इसी पर आधारित हमारा क्या है, इसकी दो त्रुटियां हैं। कौन कौन सा, तो एक पढ़े हम लोग कौन सा, ऋणायन रिक्तियां, और दूसरा कैसा, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। तो पहली त्रुटि हम देखते क्या है, ऋण आयन रिक्तियां। देखिए नाम से स्पष्ट है, ऋण आयन क्या होगा, रिक्त होगा। कैसे होगा जरा समझिए। अब इसे मान लीजिए क्या है, A+ है, B- है, A+ है, B- है। यहाँ क्या होगा, B- है, A+ है, मान लीजिएगा जगह खाली है, यहाँ क्या है, A+ है, इधर क्या है, A+ है, B- है, A+ है, B- है। ठीक है, इधर क्या है, B- है, A+ है, B- है और A+ है। यहां एक ऋण आयन कैसा हो गया, रिक्त हो गया। अब अगर हम तुलना करें
तो तुलना करने पे हमको क्या दिखाई देगा, एक जो आदर्श क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है, धन आयन ऋण आयन की संख्या बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। यहां क्या डिफरेंस हो गया। अब अगर देखा जाए तो यहां A+ की संख्या तो 8 मिलेगा और B- की संख्या कितनी मिली, 7। क्या ये बिल्कुल कोरा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। समझिए, हमको समझना होगा कि ये B पर माइनस क्यों लगा है। अगर B को तोड़ेंगे हम तो ये ऐसे टूटेगा, B + E-। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक लिया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये उदासीन परमाणु बदल जाएगा। तो यहां है क्या, ये B- परमाणु और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो क्रिस्टल जालक में क्या देखा गया है कि कभी कभी एक ऋण आयन क्या करता है, अपना स्थान को छोड़ देता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ A+ की संख्या 8 हो गया और B- की संख्या 7 हो गया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ क्या हो गया, +1 अधिक है, यानी क्रिस्टल जालक क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। पर याद रखिएगा, यह क्रिस्टल जालक को धनात्मक नहीं होने देता है। कौन, ये B परमाणु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देगा। जब B- अपना स्थान छोड़ता है तो अपने स्थान पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहीं त्याग कर देगा। यहां एक तरह से इलेक्ट्रॉन युक्त क्या मिला हमको, एक जालक बिंदु मिला। इस इलेक्ट्रॉन युक्त जालक बिंदु को ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, F केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन युक्त कह सकते हैं जालक बिंदु जो है, इस स्थान को क्या बोलते हैं हम, F केंद्र बोलते हैं। ये फर्ब शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है क्या, रंगीन होता है। ये त्रुटि ध्यान रखिएगा, नमक में आपको देखने को मिल सकता है। यह त्रुटि नमक में आपको देखने को मिल सकता है। यहां होता क्या है ना कि जब सोडियम की अधिक मात्रा का यूज करते हैं और क्लोरीन की गैस की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो क्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे क्लोरीन का कुछ स्थान खाली हो जाता है। उदाहरण में हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको, कैसा लिख सकते हैं कि सोडियम की अधिक मात्रा को क्या करेंगे हम, तो क्लोरीन की कम मात्रा में क्या करें हम, जलाएं, इसको जलाएं। तो क्लोरीन की कम मात्रा होने के चलते क्या होगा, कुछ स्थानों पे क्लोरीन नहीं पाया जाता, उसके स्थान पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। याद रखिएगा, यहां पे जो नमक प्राप्त होगा वो बिल्कुल सफेद नहीं होगा, कैसा होगा, ये हल्का पीला होगा। कभी कभी बरसात में भी आपको देखने को मिलता होगा हल्का पीला। ये जो हल्का पीलापन होता है ना, ये F केंद्र के बनने के कारण होता है। वैसे आप लोग देखे होंगे पुराने कांच की जो खिड़कियां होती हैं, वो पुराने कांच की खिड़कियां क्या होती हैं, हल्का सफेद दुधिया हो जाता है। प्रश्न बन सकता है कि पुराने कांच की खिड़कियां होती हैं वो हल्का सफेद रंग का हो जाता है, क्यों। याद रखिएगा, वहां भी इसी F केंद्र के बनने के कारण होता है। जिस प्रकार F केंद्र बनने से यहाँ क्या है, सफेद नमक हल्का पीला रूप में ले लेता है, वैसे क्या होता है वहां किसमें, कांच में, पुराने कांचों में क्या है, F केंद्र बनने के कारण क्या होता है, दुधिया हो जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कभी कभी, क्या आ सकता है कि कभी कभी नमक हल्की पीली दिखाई देती है, क्यों। इसका जवाब वही रहेगा, कैसा, F केंद्र बनने के कारण। कांच कभी कभी क्या होता है, हल्का दुधिया दिखाई देता है, क्यों, इसका कभी के मतलब पुराने कांच का ना, तो इसका रीजन भी क्या होगा, F केंद्र के कारण होता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमको मालूम होना चाहिए। उदाहरण के रूप में ही देंगे हम क्या, कि जब सोडियम की अधिक मात्रा को क्या करते हैं हम, क्लोरीन की कम मात्रा की उपस्थिति में दहन कराते हैं, तो जो प्राप्त नमक होता है कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसका हल्का पीलापन कैसा, F केंद्र के कारण होता है। तो ये पहली त्रुटि कैसा था, ऋण आयन रिक्तियां। अब आप अनुभव करिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे A+ की संख्या 8 है और B- की संख्या कितनी यहाँ पे 7 है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब A+ की संख्या 8 है और B- की संख्या 7 है तो क्या हो गया, क्रिस्टल जालक कैसा होगा, धनात्मक हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी है, -1, ये -7। तो ऐसे स्थिति में क्या है, जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसा होगा, उदासीन होगा। हाँ, पर यौगिक कैसा होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ A और B का अनुपात क्या मिलेगा हमको, 8:7 मिलेगा, 1:1 नहीं मिलेगा। तो यौगिक कैसा बन गया, त्रुटि के बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बन गया। इसीलिए इसको कहते हैं क्या हम, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां, है ना, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक नहीं रहा। वहां क्या है, त्रुटि होने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक बना रह रहा है। यहाँ पे क्या है, त्रुटि होने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक नहीं बन रहा है। कैसा, इसका रेशियो 1:1 नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा है, क्रिस्टल जालक उदासीन बना रहता है। यानी यहां भी क्रिस्टल जालक क्या होगा, उदासीन बना रहेगा। किसमें, ऋण आयन रिक्तियां में। दूसरी बात करें किसका, घनत्व का, तो घनत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों,
इलेक्ट्रॉन क्या है, भारीन कण है, परमाणु अपना स्थान छोड़ दिया, भार कम हो गया। एक फार्मूला पढ़े होंगे, घनत्व बराबर कैसा, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान घटेगा तो क्या होगा, घनत्व घटेगा। तो एक परमाणु यहां से क्या है, घट रहा है, एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या घट रही है, ऐसी स्थिति में घनत्व क्या होगा, कम होगा। इतनी जानकारी हमको क्या लेना है, ऋण आयन रिक्तियां में। चलिए चौथी त्रुटि चलते हैं, कैसा, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन। इसको जरा समझे, ये आपके सामने क्या है, क्रिस्टल जालक है, मान लेते वही है, कैसा, इसमें ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। कहेंगे इसमें त्रुटि कहां है, तो आदर्श हो गया, और वास्तव में भी क्या है, आदर्श क्रिस्टल ही है। अब इसमें होता क्या है ना कि कहीं दूसरे स्थान से एक धन आयन चला आता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, अब ए प्लस की संख्या है कितनी हो गई, तो ए प्लस की संख्या 9 हो गया, बी माइनस की संख्या क्या हो गया, 8 ही रहा। यानी एक बार फिर यहां पे एक धनावेश क्या हो गया, अधिक हो गया। ऐसे में क्रिस्टल जालक कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। क्या देखा गया है कि जब धन आयन कहीं से एक अलग से आता है तो इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक बंधा चला आता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार पहुंच जाएगा एक, तो यहां भी अब क्या होंगे, प्लस भी 9 होगा और माइनस भी 9 होगा। ये प्लस 9 और ये कितना 9, यानी क्रिस्टल जालक की प्रकृति कैसा रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे उदासीन ही रहेगा। वैसे अगर कॉमन से ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी त्रुटि होता है ना, क्रिस्टल जालक सदैव उदासीन होता है, ना तो आपको धनात्मक देखने को मिलेगा और न ही ऋणात्मक देखने को मिलेगा। घनत्व के मान की कह सकते हैं क्या, यहाँ आयनों की संख्या बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे घनत्व क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो जानकारी क्या होगा, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन। तो ये त्रुटि क्या कहेंगे, सीधी सी बात है कि कभी कभी क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि अंतराकाशीय स्थानों में एक अतिरिक्त धन आयन क्या होता है, चला आता है। साथ ही क्रिस्टल जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए इस धन आयन के साथ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी बंधा चला आता है। तब यह त्रुटि क्या होती है, उत्पन्न होती है। कौन सी त्रुटि, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धन आयन। तो इस प्रकार देखिएगा, अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो ए प्लस की संख्या कितनी होगी, 9, और बी माइनस की संख्या हो गया 8। यहाँ ए अनुपात अगर बी निकाले तो क्या मिलेगा, 9 अनुपात 8। एक बार फिर से होगी, कैसा हो गया, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 अनुपात 1 का रेशियो नहीं है। अगर 1 अनुपात 1 का रेशियो नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या कि एक इस प्रकार की त्रुटि है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियां हैं। तो यही है मुख्य रूप से कैसा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटियां। चलते हैं तीसरा, अशुद्धता त्रुटियां हम लोग देख चुके हैं दोस्तों शुरू में। अशुद्धता त्रुटियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक था क्या, आयनों में अशुद्धि, और दूसरा कैसा, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। हम इन्हीं दोनों का क्या करेंगे, डिटेल चर्चा लेके चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कहां पे, आयनों में अशुद्धि। तो हम देखेंगे कि आयनों की अशुद्धि में क्या होता है। इसको कह सकते हैं, एक उदाहरण से हम समझें ये किस प्रकार होगा, समझ ले। हमको मालूम है NaCl का जो अणुसूत्र क्या होता है, NaC है ना, NaCl है ना, नमक का अणुसूत्र। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Na+ और Cl- आयन मिलेगा। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो इसका सूत्र होगा CaCl2। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे Ca2+ मिलेगा और 2Cl- मिलेगा। अब समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, NaCl की अधिक मात्रा में कुछ मात्रा क्या कर दे, हम CaCl2 मिलाकर क्या कर दे, इसको हम गर्म कर दे। गर्म करके क्या कर दें, पिघला दे, और पिघला करने के बाद क्या ठंडा करें, तो जो हमको क्रिस्टल मिलेगा, ध्यान रखिएगा, उसकी संरचना कैसा होगा, ये ऐसा होगा। इस प्रकार क्या होगी, इसकी संरचना होगी। अब इसमें क्या खास बात होगा, समझिए। ये Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-। अब यहां देखिए Na+ की जगह क्या आ गया, Ca+ आ गया, क्योंकि हमने क्या किया है, क्लोरीन तो सेम है, यहां हमने कैल्शियम मिलाया, कैल्शियम द्विसंयोजी है, यहां हमने मिला दिया। अब Cl- Na+, यहाँ पे Na+, Cl-, यहाँ Na+ गायब है, यह Cl-, Cl-, Na+, Cl। अब यहाँ Na+ क्यों गायब हुआ, इस बात को जरा समझिए।
इसमें अगर देखेंगे ना तो आपको Na प्लस की संख्या कितनी मिलेगी, तो गिन के देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यह 6 है Na प्लस की संख्या। और Ca2 प्लस की संख्या कितनी है, 1 है। हाँ, क्लोरीन की संख्या देखेंगे तो हमको यहाँ कितना दिखाई देगा, 8 दिखाई देगा। यानी यहाँ कितना हो गया, 8 माइनस है। यहां देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6 प्लस मिलेगा और इसका कितना मिलेगा, +2 मिलेगा। यहां भी कितना हो गया, 8 प्लस मिला। अब अगर सोचिए, अगर यह स्थान खाली नहीं होता तो क्या होता, एक Na प्लस और होता, तो यहाँ प्लस की संख्या कितनी हो गई होती, +8 हो गया होता, अरे +9 हो गया होता अगर एक Na प्लस और आता तो। यानी ये धनावेश के मान क्या हो गया होता, बढ़ गया होता है। वास्तव में क्या होता है कि जब एक संयोजी क्रिस्टल में किसी द्विसंयोजी आयन की क्या होती है, अशुद्धि पाई जाती है ना, तो क्रिस्टल जालक अपने क्या कर सकते हैं, कुछ अपने आप को उदासीन बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों से धनायन क्या होता है, गायब हो जाता है। ये उदाहरण है। कैल्शियम क्लोराइड के द्विसंयोजी होने से क्या हो रहा है, ये दो जालक बिंदु को कह सकते हैं वो कर रहा है, अरेंज कर रहा है ना, आवेश को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अगर यहाँ Na प्लस होता तो यहाँ क्या होता है, धनावेश की संख्या बढ़ जाती। यही है आयनों में अशुद्धि। यानी जब कभी एक संयोजी क्रिस्टल में द्विसंयोजी क्या होगा, आयन की अशुद्धि होगा, तो कुछ स्थानों पर क्या होता है, एक संयोजी आयन क्या होंगे, हट जाते हैं, ताकि क्रिस्टल जालक कैसा बना रहे, उदासीन बना रहे। यही है आयनों की अशुद्धि। यानी आयनों की अशुद्धि से भी क्या हो, देखिए यहाँ पे त्रुटि उत्पन्न होगा। इसीलिए इस त्रुटि को हम क्या कहेंगे, अशुद्धता त्रुटि के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा चलते हैं कहा, उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि की ओर। तो दूसरा जो है उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि की ओर बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये त्रुटि वास्तव में पाया नहीं जाता है। ये वास्तव में क्या होता है, इसको उत्पन्न किया जाता है। अब कहेंगे इस त्रुटि को क्यों उत्पन्न करते हैं, तो इस त्रुटि को उत्पन्न करने से क्या है ना, हमको लाभदायक पदार्थ प्राप्त होता है। अब परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि उदासीन परमाणु की अशुद्धियों को स्पष्ट करिए। इससे हमें अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न कैसा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न कुछ ऐसा रहेगा। प्रश्न आ सकता है, डोपिंग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर आ सकता है क्या, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये दो प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। इस उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि को कह सकते हैं, हम इसी दो प्रश्नों के अंतर्गत चल रहे हैं। तो अगर परीक्षा में उदासीन परमाणु की अशुद्धि भी आएगा या फिर कह सकते हैं डोपिंग क्या आएगा, उदाहरण से स्पष्ट करिए, तो क्या करेंगे, हम इसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अलग से प्रश्न है, कह सकते हैं डोपिंग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसी त्रुटि को देखेंगे। और कैसा, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या है, स्पष्ट कीजिए। जरा समझिए। देखिए, कुछ बातों को क्या है, इसको समझने से पहले हमको कुछ बातों को समझना होगा। कुछ पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, तो पता है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब कहेंगे कि क्यों सुचालक होता है और क्यों कुचालक होता है। आप सुने होंगे कार्बन के दो रूप। एक कार्बन का पहला रूप होता है कैसा, हीरा, और दूसरा कार्बन का होता है कैसा रूप, ग्रेफाइट। अब कुछ लोग का मत होता है कि नहीं, धातुएं सुचालक होती है, प्लास्टिक कैसा तो कुचालक होता है। क्यों होता है, इसको समझना होगा। तो इस एग्जाम्पल से समझिए। कार्बन का जो हीरा अपर रूप है, ध्यान रखिएगा, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत का, है ना। तो ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। अब आप समझो कि दोनों एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, फिर एक कुचालक क्यों है, दूसरा सुचालक क्यों है, तब जाके हमको डोपिंग समझ में आएगा। देखिए, वास्तव में क्या है, कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उस ठोस पदार्थ में ध्यान रखिएगा, विद्युत का चालन कौन करता है, तो विद्युत का चालन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। विद्युत का चालन कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन करता है। अब अगर ध्यान रखिएगा, दुनिया में हर पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्लास्टिक में भी क्या है, परमाणु से मिलकर बना है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो प्रश्न ये है कि प्लास्टिक विद्युत का सुचालक क्यों नहीं है, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन रहने और नहीं रहने से सुचालक का इसका कोई लेना देना नहीं है। हम जरूर जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चालन करता है। पर समझिए, अगर आपके यहाँ क्या है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं,
और आपने क्या किया, मजदूरों को बांध दिया है, तो क्या होगा, कितना काम करेंगे, 0। और अगर वही मजदूर क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या करेंगे, कार्य को करेंगे। तो याद रखिएगा विद्युत का चालन वही इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं जो क्या हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो, बंधे नहीं हो। हीरा में वास्तव में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बंधे होते हैं। ग्रेफाइट की संरचना देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए कार्बन से मिलकर बना होता है और कार्बन के एक बाहरी कोश में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट की संरचना में क्या होता है ना, प्रत्येक कार्बन क्या होता है, 3 बंध बनाता है। इस प्रकार देखेंगे तो ये 3 बंध ही बनाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, मुक्त रहता है। सब जगह वैसे दिखेगा हमको कि 3 ही बंध बनाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हर कार्बन में मुक्त रहता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, तो ग्रेफाइट सुचालक होता है, जबकि हीरा में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है और 4 बंध बनाने के कारण क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। कुल मिला के हमको ये समझना है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में होता है वह विद्युत का चालन करता है, ठीक है, जबकि ऐसा पदार्थ है ना जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, वह विद्युत का चालन नहीं करता है। अब आप समझेंगे कि हमने इसकी डिस्कशन क्यों की, इसलिए किया तभी हमको समझ में आएगा डोपिंग क्या है और एन टाइप और पी टाइप क्या है, अर्धचालक है। चलिए इसको अब आगे हम समझते हैं कि डोपिंग क्या है। डोपिंग को जरा समझते हैं। कभी कभी आप लोग डोपिंग शब्द सुने होंगे कि वो खिलाड़ी क्या किया, नशीला पदार्थ लेकर के वो मैच को जीत गए, उसका क्या टेस्ट हुआ, डोप टेस्ट हुआ, ठीक है। अब समझिए अभी डोपिंग क्या है, समझिए। सोना, हमको मालूम है कि सोना जो होता है, जो 24 कैरेट होता है, बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन आप सुने होंगे 23 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है। ये क्या है भाई, सीधी सी बात है, इसमें क्या किया गया है, तांबा मिलाया गया है कुछ परसेंट में। इसमें लगभग 6% के आसपास होगा, इसमें लगभग 13 के आसपास होता है, तांबा मिलाया गया है। यानी अगर सोना को हम शुद्ध पदार्थ माने तो इसमें क्या मिलाया गया है, अशुद्धि मिलाया गया है। वास्तव में डोपिंग यही है, किसी भी तत्व या पदार्थ में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो डोपिंग कहलाती है। किसकी बात हो रही है, तत्व या पदार्थ। तो किसी भी तत्व या पदार्थ में कह सकते हैं अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। तो डोपिंग की अगर परिभाषा आएगा तो यही लिखेंगे कि किसी भी तत्व या पदार्थ में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। आखिर डोपिंग से होता क्या है, ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में क्या होता है, डोपिंग से जो होता है, पदार्थ के क्या होता है, गुणों में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। तो डोपिंग की परिभाषा लिख करके नीचे जानकारी लिख लेंगे। हम एक उदाहरण के रूप में चल सकते हैं, समझिए कैसा। 14वें समूह के तत्व, 14वें उदाहरण के रूप में क्या लिखेंगे हम कि 14वें समूह के तत्व किसका, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, ठीक है। क्या करें हम, 15वें समूह के तत्व, तो 15वें समूह में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। या फिर क्या करें हम, 13वें समूह के तत्व, कौन कौन होगा, जैसे 13वें समूह में एल्यूमिनियम, गैलेनियम इत्यादि। अगर इनकी अशुद्धि थोड़ा सा मिला दे तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम दोनों की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और ध्यान रखिएगा इससे हमें यहां क्या मिलता है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। क्या मिलेगा हमको, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। इसका उपयोग किसमें होता है, तो ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। पुराने जमाने में रेडियो वगैरह देखिए, अब तो कम उपयोग होने लगा है। ये रेडियो वगैरह में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का, और भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो उदाहरण के रूप में ही लिखेंगे हम कि जब 14वें समूह के तत्व में, किसमें, सिलिकॉन जर्मेनियम में, या तो 15वें समूह के तत्व या 13वें समूह के तत्व की अशुद्धि थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा, हमको अर्धचालक प्राप्त होता है। ये क्या होगा, उदाहरण हो जाएगा।
हो सकता है दोस्तों ये उदाहरण सहित क्लियर 5 नंबर में प्रश्न आएगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे डिटेल करेंगे, तो हम एक एक लेके चलेंगे कि हम ये समझेंगे कि आखिर सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, या 13वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। इसी को हम क्या करेंगे, डिटेल लेके चलेंगे ताकि क्या है आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 15वें समूह की अशुद्धि मिला के देखते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार चालकता बढ़ती है, जरा इसको हम समझते हैं। देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें ना तो समझिए ये कार्बन परिवार का सदस्य है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और कैसा, लीड। अगर इनको आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि इनके बाहरी कोश में क्या होता है, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, सभी के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये सामान्य रूप से कितने, 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसी पे आधारित है क्या हमारा, किस प्रकार क्या परिवर्तन होता है, जरा सा हम यहां पे समझते हैं। जरा इस चित्र को समझिए, ये चित्र वास्तव में क्या है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का जब शुद्ध अवस्था में होता है तब ये हम संकेत दे रहे हैं। हमने क्या कहा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाहरी कोश में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है ना तो क्या होता है, चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे होंगे, एक दूसरे, ध्यान रखिएगा इधर भी परमाणु होंगे, मैं केवल दिखाना चाह रहा हूं। ये इस प्रकार, ये इससे बन जाएगा, ये इससे बन जाएगा, ये इससे बन जाएगा। आप देखिए कि जो बीच में सिलिकॉन या जर्मेनियम है ना, इसके चारों क्या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बन चुके हैं। ऐसे कंडीशन में सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या होगा, यहाँ विद्युत का कुचालक होगा। कैसा होगा, कुचालक होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि जैसे इसमें क्या करेंगे, हम क्या मिलाएंगे, 15वें समूह या 13वें समूह के अशुद्धि मिलाएंगे तो इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये 14वें समूह के तत्व की क्या होगी, खासियत हो गई। अब देखिए हम बात करें 15वें समूह, तो 15वें समूह में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 और कैसा, ये 5 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। कौन कौन सा मिलेगा इसमें, फास्फोरस या फिर क्या, आर्सेनिक। ये 15वें समूह के तत्व होते, ध्यान रखिएगा 15वें समूह के तत्व में कितने, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार हम चलेगा क्या 13वें समूह में, तो 13वें समूह में क्या मिलेगा हमको, एल्यूमिनियम है ना, या फिर क्या मिलेगा, गैलेनियम। ये 13वें समूह के तत्व हैं। इनके बाह्य कोश में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमको जानकारी होनी चाहिए। हमने क्या देखा कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या हो रहा है, शुद्ध अवस्था में हो रहा है, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, ध्यान रखिए ये सब बंधे होंगे एक दूसरे के आगे, हम केवल 5 ही दिखाए हैं, हजारों होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, विद्युत का कुछ क्या होता है, ये कुचालक होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। अब हम समझेंगे कि इसमें अगर 15वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, और 13वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कैसा, हमको कौन सा, 15वें समूह की अशुद्धि को। देखिए हम यहाँ 15वें समूह के तत्व मिला रहे हैं, किसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम में 15वें समूह के तत्व की अशुद्धि। अब समझना होगा कि 15वें समूह के तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, जरा समझिए। देखिए क्या है, इसके बाह्य कोश में सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इसके बाह्य कोश में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्या है, 15वें समूह का तत्व है ना, कौन कौन सा है, तो ये आर्सेनिक या क्या फिर है, एंटीमनी, फास्फोरस है ना, आर्सेनिक एंटीमनी, ये भी हो सकता है। ये किस समूह के तत्व है, 15वें समूह के तत्व है। इसमें फास्फोरस भी हो सकता है ना, 15वें समूह का है। इनके बाह्य कोश में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने क्या देखा कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या होता है, ये शुद्ध अवस्था में होता है तो चारों इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। अब मान लीजिए इसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में हमने क्या किया, आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा हमने मिला दिया, तो क्या होगा जरा समझिए। ये कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे इसमें मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा ये जो बीच का दिख रहा है ना, ये बीच का क्या है, 15वें समूह का तत्व होगा। ये 15वें समूह का तत्व है, ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जबकि बीच में क्या है, ये 15वें समूह तत्व है, फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी है। इनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता, क्या ध्यान रखिएगा, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार सिलिकॉन या जर्मेनियम से बंध जाते हैं।
लेकिन 15वें समूह के तत्वों में क्या है, ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं बंध पाता है। यहां पे क्या मिलता है, यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। और हमको मालूम है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है वह पदार्थ क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो याद रखिएगा यहां पे ये सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब 15वें समूह के तत्व मिलाते हैं तो 15वें समूह के तत्वों के बाह्य कोश में उपस्थित 5 में से 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ क्या होता है, 4 सामान्य सहसंयोजक बंध बना रहता है। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मुक्त अवस्था में होता है। और इसी मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है, ये विद्युत का चालन करने लगते हैं। याद रखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, निगेटिविटी ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वहां अर्धचालक जो प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, एन टाइप। आप याद करने के लिए निगेटिव एन टाइप, निगेटिव एन टाइप। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब निगेटिविटी ज्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यही है कैसा, किस समूह के, तो 15वें समूह की अशुद्धि मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, एन टाइप। तो प्रश्न कैसा आ सकता है, एन टाइप अर्धचालक कैसा है, तो आप इसे कह सकते हैं, उदाहरण सहित दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि 13वें समूह के तत्व मिलाते हैं। देखिए 13वें समूह की बात करें तो ये तो क्या है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का ही है ना। बाह्य कोश में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 13वें समूह में कौन कौन आएगा यहाँ पे, तो हम बताए थे एल्यूमिनियम या गैलेनियम आएगा। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। जबकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के कितने, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम समझेंगे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम 13वें समूह के तत्वों को मिलाएंगे तो क्या होगा। इसमें जैसे 13वें समूह के तत्व मिलाएंगे थोड़ा यहां देखने को मिलेगा हमको, किस प्रकार। ये बीच में क्या हमने रखा है, एल्युमिनियम या गैलेनियम, अनुभव करिए। इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 13वें समूह के तत्व क्या है, एल्युमिनियम या गैलेनियम है ना, ये कार्बन के, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या होता है, 4 में से 3 के साथ ही बंध बना पाता है। चौथा स्थान पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस प्रकार यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कैसा मिलता है, बिल्कुल खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को यहां बोलते हैं क्या, कोटर, या इसी को बोलते हैं क्या, होल। देखिए इस कोटर या होल मिलने से क्या हो रहा है कि सामने वाला इलेक्ट्रॉन बंधा नहीं रह रहा है, बाकी बंधे होंगे, ये स्वतंत्र होगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां कूदेगा ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ये कोटर होल में बदल जाएगा। तो यहां क्या होता है ना, कोटर या होल मिलता है। यानी जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13वें समूह के तत्वों के शुद्धि मिलाते हैं तो 13वें समूह के तत्वों के बाह्य कोश में क्या होता है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3 सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ सामान्य सहसंयोजक बंध बना लेता है। लेकिन चौथे सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ क्या होता है, बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ क्या मिलता है हमको, कोटर या होल मिलता है। ध्यान रखिएगा क्या लिखते हैं, इसी कोटर या होल की जो है गति के कारण, ये कोटर होल क्या करता है, गति करता है। इसी गति कारण क्या होती है, इसकी चालकता यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे, जरा चित्र समझिए। मान लीजिए इस प्रकार है, अभी कोटर या होल क्या है, यहां है इलेक्ट्रॉन इसमें। अगले स्टेप में क्या होगा, ऐसा देखिए गति करता है क्या, इलेक्ट्रॉन ही। ये क्या है, कोटर या होल, इस प्रकार आपको दिखाई देगा। ये सब में इलेक्ट्रॉन है। अगले स्टेप में क्या होगा, कुछ ऐसा चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां का कूद के आएगा तो कोटर या होल यहां। तो ऐसा लगेगा ना कि कोटर या होल ही सरक रहा है, वास्तव में सरकता है कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको चित्र में क्या महसूस होगा कि कोटर या होल धीरे धीरे क्या हो रहा है, सरक रहा है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोटर या होल की गति कारण क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। अनुभव करिए, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब निगेटिविटी कमी है। इसीलिए हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पे पी टाइप का अर्धचालक मिलेगा। पी मतलब पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी तो क्या होगा, एन नेगेटिव टाइप अर्धचालक। और जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो क्या होगा, हमको पी टाइप या पॉजिटिव टाइप कह सकते हैं अर्धचालक मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब क्या होगा, प्लस आवेश यहाँ ज्यादा ऐसा मान सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पी है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते कह सकते हैं। ये कैसा होता है, पॉजिटिव प्रकृति का होता है। इसीलिए क्या मिलता है हमको, पी टाइप अर्धचालक। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक। और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी तो कैसा मिलेगा हमको, पी टाइप अर्धचालक। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या करते हैं हम, डोपिंग करके या उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि मिलाकर क्या करते हैं, सीधी सी बात है यहाँ पर
अर्धचालक या सेमीकंडक्टर प्राप्त करते हैं। दोस्तों यही था कैसा डोपिंग और उस पर पूरी डिटेल जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जो लोग सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ढेर सारे वीडियो आपको क्या हो मिलता रह सके। ओके, थैंक यू।